Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back. We are discussing about force and laws of motion, the second chapter, and we have discussed some topics like force and types of force, and we have also discussed Newton's first law of motion. And we have talked about inertia and types of inertia. Now, let me discuss about some force from Newton's first law of motion, definition of force. Force क्या होता है लेकिन from Newton's first law of motion. Okay? वैसे तो हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ रखी है, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है फोर्स के बारे में. Newton's first law of motion basically gives the qualitative definition of force. ये qualitative definition of force देता है. It says that Newton's first law of motion says that an external force is required to change the state of position of rest or of uniform motion. एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए कि टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या रेस्ट को चेंज करने के लिए या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए. दैट एजेंसी इज कॉल्ड फोर्स. तो वो फोर्स होता है. सो वी कैन से दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर that can change the state of rest or state of uniform motion of an object. So this is the qualitative definition of force from Newton's first law. Let's now discuss about momentum. मोमेंटम आपने सुना होगा. ये मोमेंटम जो है ये हम मेटाफोरिकली भी यूज़ करते हैं कभी कभार. जब हम कहते हैं कि हमें मोमेंटम गेन करना चाहिए तो वहाँ पे हम मेटाफोरिकली भी ये यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स वी शुड कंटिन्यू the process. But in physics it has some other meaning. इसकी कुछ और मीनिंग है. फॉर एग्जांपल ये जो मोमेंटम है इट्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन. ये मोशन की क्वांटिटी है. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वी से दैट इट हैज़ सम मोमेंटम. इसमें कुछ मोमेंटम है. So what does this momentum basically mean? For example, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. एक क्रिकेट बॉल जो है एक क्रिकेट बॉल 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और दूसरी क्रिकेट बॉल जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. तो जब आप दोनों क्रिकेट बॉल को रोकोगे, स्टॉप करने की कोशिश करोगे, यू विल फाइंड दैट द 150 किलोमीटर पर आवर द बॉल विच हैज़ गॉट स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्स मोर फोर्स टू स्टॉप. उसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा स्टॉप करने के लिए. और जब आप वही बॉल वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो उसमें कुछ ज़्यादा जो आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा. वहाँ पे आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए. इवन अगर कोई ज़्यादा तेज़ से बॉल चल रही है, फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो आपको बैकवर्ड भी पुश कर सकता है. दैट मीन्स वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट वी कैन स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट. इससे हमें पता चलता है दिस इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मोमेंटम. वेलोसिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना जो है एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा. जितनी कम स्पीड होगी उतना ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा. और जब मोमेंटम कम होगा तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए. और अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट यू कैन स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट. लेकिन खाली वेलोसिटी यहाँ पे काफ़ी नहीं है. यहाँ पे एक और फैक्टर जो है ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ मैस भी इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप वही बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल. वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 kg है. 2 kg क्रिकेट बॉल 150 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है
और आप जो है फोर्स लगा रहे हो और वो जो है बॉल स्टॉप होती है। लेकिन अगर हम दूसरी बॉल ले लें, फॉर एग्जांपल कोई और बॉल, वो 5 kg है और वो 5 kg बॉल उसी स्पीड से चल रही है 150 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ पे आपको वो जो 5 किलोमीटर बॉल है उस पे जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन स्टॉप दैट, बिकॉज वहाँ पे मास ज़्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट में मास ज़्यादा होगा, आपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा, वो जो है ऑब्जेक्ट मुश्किल होता है स्टॉप करना, और वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमें वो रन करने के लिए, सो दैट इट कैन रन और इट कैन मूव। ये हम डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि हमने अभी जो एग्ज़ाम्पल ले ली, 5 kg बॉल 150 किलोमीटर के वेलोसिटी चल रही है, स्पीड से चल रही है, और 2 kg बॉल 150 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है 5 kg क्रिकेट बॉल जो है वो ज़्यादा मुश्किल है रोकना एज कम्पेयर टू 2 kg cricket ball which is moving with 150 किलोमीटर पर आवर। ये आप डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हो। So we can say that momentum is a term in physics that refers to the quantity of motion contained in the body. So in physics, we define linear momentum mathematically as a product of mass and velocity. तो लीनियर मोमेंटम, याद रखिए ये लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वन डायमेंशनल मोशन है, ओके, वन डायमेंशनल मोशन। हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा, वो जो है वो वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, वो टू डायमेंशनल मोशन है, एंड वी कॉल दैट सर्कुलर मोशन, ओके, वो सर्कुलर मोशन थी। और ये जो है ये लीनियर जो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, दैट्स कॉल्ड अ लीनियर मोशन। और जब लीनियर मोशन होगी तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम होगा, ओके, वहाँ पे लीनियर मोमेंटम होगा। जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम है। तो वही लीनियर मोमेंटम is defined mathematically as p, okay, where p is momentum, p is equal to m multiplied by v, okay, where m is mass and v is velocity. So ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। p is equal to m times v, where p is momentum and m is mass and v is velocity. So I can say that momentum is the product of mass into velocity, or momentum is a product of mass and velocity. Mass and velocity का product है momentum. So momentum depends on mass and it depends on velocity. और यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हो एक कंक्लूजन कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना जो है मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो the equation illustrated that momentum is directly proportional to the mass and velocity of the object. We can also say that P is directly proportional to mass and velocity. P directly proportional है, यानी कि जितना mass होगा उतना momentum होगा, और जितनी velocity होगी उतना जो है momentum होगा। और momentum जो है क्योंकि इसमें velocity इन्वॉल्व है, so it depends upon the velocity of object. So I can say that momentum is a vector quantity. Momentum एक vector quantity है।
और ऐसा यूनिट जो है मोमेंटम का दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे m है और m जो है m का ऐसा यूनिट है किलोग्राम है, सो आई कैन से kg और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे जो यूनिट बन गया इसका वो kg मीटर पर सेकंड होगा। Now move on to Newton's second law of motion. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो जब एक फोर्स जो है किसी बॉडी पे लगेगा तो वहाँ पे जो है मोमेंटम चेंज होगा। ओके, चाहे आप किसी मूविंग बॉडी को रोकने की कोशिश करो या किसी जो है ऑलरेडी जो मूविंग बॉडी है उसको ज़्यादा स्पीड से चलाने की कोशिश करो, तो दोनों केसेस में फोर्स एक्ट होगा। जब आप किसी मूविंग बॉडी को रोकने की कोशिश करो, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट। या इसी तरह से जब आप कोई ऑलरेडी जो चल रही है बॉडी उसको आप और फोर्स दे रहे हो इन दी सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो बॉडी चल रही है, तो वहाँ पे जो है वो बॉडी अब ज़्यादा मोमेंटम गेन करेगा। सो आई कैन से दैट जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, वहाँ पे मोमेंटम डेफिनेटली चेंज होगा। ओके, चाहे वो चेंज जो है वो यानी कि बॉडी ज़्यादा मोमेंटम गेन करेगा या बॉडी का मोमेंटम जो है वो कम होगा। सो ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द चेंज इन मोमेंटम। जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा। यानी कि अगर जो है बॉडी चल रही है उस पर आप अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो जो बॉडी है वो स्टॉप होगी। अगर आपने कम फोर्स लगाया as compared to the objective which has greater momentum, तो वहाँ पे चांसेस ये हैं कि बॉडी का मोमेंटम तो चेंज होगा लेकिन बॉडी जो है वो स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट वी कैन स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट। सो या अगर आप इसी तरह से बॉडी जो है, अगर बॉडी चल रही है, आपने ज़्यादा फोर्स उस पर लगाया तो वहाँ पे वो ज़्यादा स्पीड से अब चलने लगेगी। दैट मीन्स द ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द चेंज इन मोमेंटम। जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे मोमेंटम में उतना ज़्यादा चेंज आएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ भी यही कहता है। न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम किस स्पीड से ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है, किस स्पीड से चेंज होगा, is directly proportional to the net force, is directly proportional to the net force acting on it and takes place in the direction of net force. नेट फोर्स हमने पढ़ रखा है कि नेट फोर्स क्या है। नेट फोर्स का मतलब यह है कि अगर मान लो जो है फोर्स इज एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शन, अगर फोर्स चारों तरफ लग रहा है, लेकिन अगर वो फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है तो बॉडी जो है किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन अगर वो फोर्स बैलेंस्ड फोर्स है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ओके, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। फॉर एग्जांपल, आप एक ब्लॉक को दोनों साइड से, एक साइड से आपका फ्रंट और एक साइड से आप जो है फोर्स एक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका फोर्स जो है सिमिलर है, वो भी इतना ही फोर्स लगा रहा है और आप भी इतना ही फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन जो ही आपका फ्रंट या आप ज़्यादा फोर्स पे लगाओगे तो वहाँ पे जो ब्लॉक है वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। So I can say that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the net force. वो net force के directly proportional, यानी कि जितना ज़्यादा net force होगा उतना momentum में जो है change ज़्यादा आएगा।
एंड दैट चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। वो चेंज कहाँ से जो है टेक प्लेस करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स के डायरेक्शन में। जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा तो उसी डायरेक्शन में